नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज 2023 का बजट वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया है और बजट की हाइलाइट्स को जानने के लिए, बजट के बारे में चर्चा करने के लिए हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ, साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार राजा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। राजा भाई, स्वागत है आपका। फौरी तौर पर निगाह डालें तो सबसे पहले आपकी त्वरित प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर क्या? देखिए, ये बजट चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया बजट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस 2023 में 9 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव है और 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव है जी। तो जब भी कोई पॉलिटिकल डिसीजन या पॉलिटिकल अनाउंसमेंट होता है, उसमें ये जरूर केंद्र में या सेंटर पॉइंट रहता है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज कितना मिलेगा। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट मेरा ये है कि ये बजट चुनाव के मद्देनज़र इस बजट को बनाया गया है और पेश किया गया है। इस बजट की जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की आप बात करोगे तो देखिए, बजट का मतलब एक आम और मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति के लिए 2 चीज़ें होती है, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। उसको फिस्कल डिफिसिट की परिभाषा से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको जीडीपी की ग्रोथ रेट से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ये देखता है मेरे पॉकेट में क्या बच रहा है या मेरे पॉकेट से क्या निकल रहा है। ये 2 चीज़ें वो देखता है। तो इसमें आप देखिए कि बजट में वित्त मंत्री जी ने देश को खुश करने का एक बड़ा अनाउंसमेंट तो किया ही है, 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। लेकिन मेरा सवाल उसके आगे है कि इनकम होगी तब टैक्स फ्री होगा ना। इनकम के सोर्सेज बताइए आप, इनकम जनरेट करने के सोर्सेज बताइए आप। इनकम जनरेट करने के लिए क्या क्या माध्यम थे, वो भी बड़ा फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की इन्होंने प्लान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अनडाउटली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, लेकिन वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। मुझे, यदि मेरी समझ से बात करूं तो मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने अपना लक्ष्य बड़ा किया है। देखिए आप, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना मकान किसको मिलता है, चलिए बताइए? गरीब निम्न वर्ग के लोगों को मिलता है। तो वो टारगेट ऑडियंस है ना, वो वोटर की ऑडियंस है उनकी, ठीक है। तो उसको पॉलिटिकल भाषा में असेसमेंट करोगे तो मेरी नज़र में कोई बहुत अट्रैक्टिव बजट नहीं है। पॉलिटिकल बजट है, ग्रो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उस पर अनाउंसमेंट किया है। चलिए मुझे बताइए कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा ऐसा अनाउंसमेंट है, इसको छोड़ दीजिए आप, किसको, 7 लाख की इनकम को टैक्स फ्री को, ऐसा कौन सा है जो आम मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत प्रसन्नचित कर रहा है, बताइए आप। बात तो सही है राजा भाई, बहुत ज़्यादा सीधा बजट मध्यम वर्गीय परिवार को अफेक्ट करा ऐसा तो कहीं लगता नहीं। लेकिन ये बात बहुत अच्छी कही है कि आपने 5 लाख को 7 लाख कर दिया, लेकिन उसकी इनकम को रीजनरेट करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए सोर्स पर क्या काम किया है। आपने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, उससे मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लेकिन ये बात भी सही है, चुनावी की जो आप बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि 7 लाख कर दिया है, बुजुर्ग लोगों के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है इन्वेस्टमेंट की, महिला और बच्ची के लिए 2 साल तक 7.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर उनको डिपॉजिट पर मिलेगा, उसकी एक बात कही गई है। तो और फिर आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाली बात कही है, उसमें भी सीधा सीधा संकेत है कि आम आदमी, गरीब आदमी जो वोटर है, उस पर सीधा प्रभाव डालने की बात कही गई है। लोकसभा के चुनाव 2024 में है, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उनको मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया गया है। देखिए, आप ट्राइबल इक्वेशंस को लेकर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। बजट को काफ़ी इन डिटेल पढ़ना होता है। अभी हम फौरी तौर पे उन हेडलाइन पे बात कर रहे हैं, जिन हेडलाइन पे मतलब हमने बड़ी गंभीरता से इस पर चिंतन किया, उस पर बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, ट्राइबल पे बात काम किया है। जैसा हमने कहा कि हाउसिंग सेक्टर में केवल प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को ज़्यादा फोकस किया, रियल एस्टेट को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को कुछ विशेष रूप से मुझे अनाउंसमेंट देखे नहीं है। हो सकता है कि इन डिटेल बजट पढ़ें तो कुछ बातें सामने आए, लेकिन जो शुरुआती दौर में बजट में सामने जो बातें आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, स्किल इंडिया के लिए कुछ सेंटर्स ओपन किए जाएंगे, एक बात ये हो गई। फिर रेलवे के लेकर एक हाई बजट अनाउंस किया गया, 2,40,000 करोड़ समथिंग का बजट है वो रेलवे के। पहले रेलवे का अलग बजट आता था, उसको उसमें इंक्लूड कर दिया, तो अपने आप में पार्ट है वो, ठीक है। शेयर बाजार के पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स बाजार को बता देते हैं कि आज का बजट कैसा है। जब जैसे जैसे बजट आ रहा था वैसे वैसे बाजार नीचे भी जा रहा था, करेक्शन का दौर आ रहा था, जो आपने देखा है, तो ठीक है।
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। फार्मा सेक्टर में इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने की बात कही है, क्योंकि कोविड के समय हमको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बड़ी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती थी इंडस्ट्रीज़ को, उनको उन्होंने वो किया है। एक बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो पैन कार्ड को अब एक आइडेंटिटी का आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, और आपको उसका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड की पोजीशन होती है मोर और लेस उसी पोजीशन। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काम किया है, अनाउंस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने मुझसे पूछा बजट किस रूप में देखते हो, तो मैं एज ए बिजनेस जर्नलिस्ट इस बजट को मैं पॉलिटिकली इंक्लिनेशन के रूप में देख रहा हूं। 9 राज्यों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव 2023 में है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और जब 2024 में लोकसभा के चुनाव में केंद्र सरकार जाएगी तो उस समय एंट्रीम बजट लेखा जोखा पेश करेगी। बजट पेश करने की स्थिति में नहीं रहेगी तो मोदी सरकार के इस मौजूदा कार्यकाल का, इसको मैं फाइनल बजट के रूप में अंतिम बजट मान रहा हूं सरकार के पहले। अगली सरकार किसकी आती है, कौन आता है, ये अलग विषय है। सही कहा राजा भाई ने कि निश्चित तौर पर जिस तरह के अनाउंसमेंट किए गए हैं आईटी सेक्टर को लेकर, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर को लेकर, वे काफ़ी अच्छे हैं। और ग्रीन एनर्जी को लेकर जो काम हो रहा है और उसमें सीधा सीधा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी काम हो रहा है, और कार्बन क्रेडिट को लेकर देश में नए नए काम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके सत परिणाम देखने को मिलेंगे। युवाओं को रोजगार की दिशा में काम हुआ है, लास्ट माइल डिलीवरी को लेकर काम हुआ है, अंतिम व्यक्ति तक चीज़ें पहुंचे उसको लेकर भी सरकार काम करने को लेकर इस बजट में कई सारी घोषणाएं की है। फार्मा सेक्टर की जैसा राजा भाई ने कहा उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। कोविड वैक्सीन को लेकर जो बातें कही गई थी उस पर भी काफ़ी काम हुआ है। पर राजा भाई जैसा आपने कहा कि गरीबों को मकान मिलेंगे, ये उन मकानों की स्थिति क्या, और अभी तक प्रधानमंत्री आवास में अगर हम शहर की बात करें, इंदौर शहर में भी कई सारे मकान मल्टीज बन चुकी हैं, पर कहीं उनमें प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, कहीं लोग जा नहीं पा रहे हैं, इतनी दूर बनी है। तो उसको लेकर भी प्रैक्टिकली सरकार को प्रयास करने चाहिए। देखिए, सरकार का काम है उसको अनाउंस करवाना, राज्य सरकार का काम उसको डिलीवर करना, ठीक है, क्योंकि राज्य उसको फंड सेंट्रल का रहता है लेकिन उसका डिलीवरेंस का काम राज्यों का रहता है। और देखिए, मैं केंद्र सरकार 3 एजेंडे पे काम करती है। मुफ्त राशन, राशन के सहारे शासन करो, नंबर 1। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात चल रही है सारे देश में, और अभी अनाउंस हुआ है कि ये इस स्कीम को साल भर के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब मोर और लेस 2023 के चुनाव, मुफ्त राशन के सहारे शासन एक बात, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना दूसरा बड़ा काम, तो रोटी भी हो गई और मकान भी मुफ्त हो गया। तो जब रोटी, कपड़ा और मकान में तो 2 चीज़ें तो आपको मुफ्त समझ में आ ही रही है कि 2 चीज़ें तो मुफ्त हमको मिल ही रही है। और यदि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है तो जिसके पेट में जिसका दिया हुआ दाना जाता है वो उसकी हाजिरी भी बजाता है, तो उसको वोट भी देता है। तो मेरा क्लियर मानना है ये चुनावी बजट है, चुनावी बजट है। एक अच्छी बात निकल कर सामने आई है कि मुफ्त राशन के बहाने शासन, बहुत अच्छी चीज़। राजा भाई हमेशा इसी तरह के जुमले छेड़ते रहते हैं और कटाक्ष भी बहुत अच्छा व्यंग्यात्मक करते हैं। तो निश्चित तौर पर राजा भाई आपने सही कहा है कि जो चीज़ें हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, वो सरकार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कोई बहुत बड़ी राहत तो नहीं मिली राजा भाई? ऐसा पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, सुनने में भी स्पीच में नहीं आया। इन डिटेल पढ़ेंगे तो कोई बात अलग है, लेकिन मुझे जो बहुत अट्रैक्शन करे हैं ऐसा मुझे कोई कॉर्पोरेट के लिए कोई अनाउंसमेंट नज़र नहीं आया। 47 लाख युवाओं को भत्ता देंगे, इस भत्ता का क्या वो रहेगा, सिनेरियो रहेगा, क्या देंगे भत्ता के रूप में, वो एक 3 साल तक का पीरियड है, उसमें कैसा रहेगा वो भी मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो भत्ता का रूप क्या रहेगा। और यदि भत्ता देंगे तो नौकरी दीजिए ना साहब। अब भत्ता देने की बात करो तो नौकरी दीजिए उनको। भत्ता तो एक प्रकार के देखा तो चुनावी रिश्वत है। तो क्या नहीं है इस बजट में, आप मुझे बताइए। चुनाव को लेकर इस बजट में सब कुछ चुनाव को लेकर ही तो है। आपने कहा बुजुर्गों की जो बनाई गई है, अच्छा है, लाभ मिलना चाहिए, लेकिन चुनावी साल में दे रहे हो ना आप, इसके पहले तो आपने नहीं दिया, ठीक है। तो जब आप उसको हर चीज को रोक के रखते हो, चुनावी साल में अनाउंस करना है, तो फिर हम कहेंगे ना कि चुनावी साल में अनाउंस करो तो चुनावी बजट ही लेकर आए हो आप। पब्लिक रिफॉर्म का बजट, उनको पब्लिक को फायदा मिलता है, लेकिन आपके बड़े फायदे के लिए पब्लिक को फायदा मिल रहा है ना, खुद के फायदे के लिए पब्लिक को फायदा देने की बात कर रहे हो ना, इसके पहले तो नहीं किया आपने। तो मेरा स्पष्ट मानना है ये चुनावी बजट है। तो
फिर एक नया एग्जाम्पल निकल कर सामने आया कि युवाओं को आप भत्ता देने की बात करते हो, 40 लाख से ज़्यादा युवाओं को, 45 लाख युवाओं को भत्ता देने की बात कर रहे हो, बेरोजगारी भत्ता दोगे, उसकी जगह उन्हें नौकरी दीजिए। तो सही बात भी है और गलत कुछ भी नहीं कि हम युवाओं को सिर्फ भत्ता देकर कब तक ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। जो युवा देश का भविष्य है, अगर उसे भत्ता मिलने लग जाएगा बिना कुछ किए, तो उसकी जो सोच है उसमें काफ़ी परिवर्तन होगा और जिस दिशा में देश को जिस गति से आगे बढ़ाना है, शायद वहाँ कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा या कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा। बहरहाल शेयर मार्केट नीचे गया है, उसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, ये वॉलेटिलिटी का बिजनेस है, उसको ठीक है। आज बजट का अनाउंसमेंट चल रहा था, कुछ टूरिज्म के स्टॉक ने ग्रो किया, कुछ ने नीचे आए, वो एक टाइम बिंग है, एक पैरामीटर नहीं हो सकता परमानेंटली, वो टाइम बिंग है। क्योंकि शेयर बाजार में तो कंप्यूटर पर सेकंड का फ्रैक्शन का काम होता है ना, तो जब मालूम पड़ता है कि टूरिज्म को लेकर अनाउंस कर दिया तो उस समय बिकवाली या खरीदारी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके हिसाब से इंडेक्स बढ़ता घटता है। लेकिन यदि इंपॉर्टेंट टेक अवे की बात करो तो 10 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा पार्ट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में किस किस क्षेत्र में होगा ये देखना पड़ेगा। रेलवे के अंदर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्लान किया है, वो देखना पड़ेगा। पहले हम देखते थे कहाँ नई ट्रेनें चलेगी, कहाँ हाईवे आएंगे, कहाँ बाईपास आएंगे, कहाँ एक्सप्रेस वे आएंगे, ये सब डिटेल में आएगी जब अपने को मालूम पड़ेगा। क्योंकि आज सबसे छोटा भाषण था वित्त मंत्री जी का, इसके पहले के भाषण 2-2 घंटे के रहे हैं, आज 1 घंटा तकरीबन 27 मिनट का भाषण रहा, तो वो सब बातें कवर नहीं हो पाई। उसमें रेलवे का बजट हमारे यहाँ पहले अलग से आया करता था, वो साथ में आया है। तो देखिए, मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो इन डिटेल स्टडी होना बाकी है। हो सकता है कुछ हिडन बेनिफिट्स हो जो आपको मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा हो। इट विल टेक टाइम, क्योंकि उस पर चर्चा होती है, उस पर अध्ययन होता है, और एक दिन का तो काम है नहीं बजट का काम तो लगातार, मतलब आपको मान के चलिए कि स्टडी करना पड़ता है, तब जाके बजट आपको समझ में आता है। तो मोरलेस मेरा ये मानना है कि अभी हमको थोड़ा समय लगेगा उसको समझने में, लेकिन प्राइमा फेसी इस बजट को मैं पॉलिटिकल बजट कहूँगा। तो इस पूरी चर्चा का लबोलुआब जो निकल कर सामने आया है, जो बात निकल कर सामने आई कि बजट इस समय जो फौरी तौर पर देखा जा रहा है वो चुनावी बजट है। राजा भाई ने बात भी बिल्कुल सही कही कि जब इसकी पूरी स्टडी कर ली जाएगी तो पता लगेगा कि युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी सरकार 45 लाख युवाओं को, वो किस तरह से देगी, कैसे देगी, क्या रोजगार को लेकर अवसर सरकार क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, क्या ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो कितने सार्थक होंगे, क्या उसकी सोच है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे और तमाम सारी बातें अभी इस समय बंद है सरकार के पिटारे में। जैसे ही वो पिटारा खुलता है, जैसे ही वो जानकारी हमारे पास पहुंचेगी, हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।